Welcome students, here I am again with the Unit 5 PA third year के 6 semester paper code A050601T। ये आपका कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने यूनिट 5 जिसका नाम है द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं हम आज कितने प्रश्न देखने जा रहे हैं। आज हम प्रश्न देखेंगे 1 to 15। और तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हुए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। करो या मरो का नारा दिया गया पंडित नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, गांधी जी द्वारा, भगत सिंह द्वारा। तो देखिए इसको आप पहले गेस कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बता देती हूँ। तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। देखिए मैं बता दूँ आपको कि जब भी आप इसको वीडियो को देखने बैठें तो पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखें। उसके बाद नंबरिंग कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही स्लाइड में बता देती हूँ। उसको थोड़ा पॉज करके जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 वट एवर। मान के चलिए 15 तक हैं जैसे, तो 15 तक कर लीजिए। उसके अलावा साइड में एक लाइन खींच के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिखते चलिया करें। जो भी मैं बताते रहती हूँ ना, कोई भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लिया करें। तो बाद में उसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर रेडी हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो फिर गेस कीजिए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधी जी द्वारा। तो इसकी स्टोरी बता देते हैं थोड़ी सी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था और ये दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। अवसर क्या था? अवसर था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय गांधी जी ने नारा दिया था, बहुत ही ऊर्जा भरने के लिए लोगों में, कि डू और डाई, करो या मरो। तो इस नारे का अर्थ थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि गांधी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। हम अपनी गुलामी को जारी रहते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, तो आपको ये याद भी रहना चाहिए कि डू और डाई या करो या मरो का नारा दिया है गांधी जी ने। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1931 में, 1932 में, 1921 में या 1942 में? तो गेस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1942 में। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है 8 अगस्त 1942 को। तो ये तो रही इसकी बात, बाकी हम देख लेते हैं ये ना 1931, 32 और 21 में क्या हुआ है। तो देखिए 1932 में तो हुआ है पूना पैक्ट, 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और 1921 को अभी हम छोड़ देते हैं। बाकी तो इन तीनों को मैंने बता दिया आपको कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो नारा दिया है ना, ये दिया है यूसुफ मेहरली ने। हुआ ऐसा था कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ग्वालियर टैंक में, तब गांधी जी के सामने बहुत सारे दो ऑप्शंस रखे गए कि इसमें से आप इसके लिए क्या रखना चाहेंगे, जो आप अभी मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। तो उसमें से गांधी जी को यूसुफ मेहरली का भारत छोड़ो काफ़ी पसंद आया। तो तब से ये इसको अडॉप्ट कर लिया गया और इसका नाम हो गया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अब इसका मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। अब उसका नाम मुंबई हो गया है। वहाँ के ग्वालियर टैंक मैदान में, जो जगह है ना, स्थान का नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। और इसी के अवसर पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली ने गढ़ा था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें ना कुछ एक इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ज़ीरो आवर। तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया गया था ब्रिटिशर्स ने, किस लिए?
इसलिए कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है ना बहुत व्यापक स्तर पे फैल जाएगा। और आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश सरकार है वो पहले ही देख चुकी है कि जब भी गांधी जी कोई भी आंदोलन चलाते हैं ना तो बहुत जनसमूह बहुत उमड़ उमड़ के आता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो लोग अपना ज़्यादा विद्रोह कर नहीं पाएंगे। तो इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने चलाया ऑपरेशन ज़ीरो आवर। तो आंदोलन घोषित होने के अगले ही दिन क्या बल्कि 8 अगस्त को जैसे शुरू हुआ ना, 8 अगस्त 1942, उसी की नाइट में शुरू कर दिया, उसी की रात में शुरू कर दिया उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कांग्रेस है ये तो गैर सरकारी, इसको बैन कर दो। ठीक है, तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाया। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ज़ीरो आवर कब चला? तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर चला 1942 में कह लो, या तो कह लो फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, जनता का विद्रोह भी बहुत था। और आप एक नाम देखेंगे इसमें, अरुणा आसफ अली। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर आंदोलन को नई ऊर्जा दी। तो मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक जितने भी आंदोलन और ये देखे हैं, इसमें आप मतलब महिलाओं के नाम भी काफ़ी सुनने जा रहे हैं, जिसमें अरुणा आसफ अली काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने ना ये बोला कि अब हम अपना जो भी शासन है वो अपने हाथों में रखेंगे। इसी के चलते समानांतर सरकारें की स्थापना हुई, जैसे कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन हो गया, सतारा में और तामलुक में, यानी कि कुछ कुछ जगह समानांतर सरकारें चलनी शुरू हो गई। अब हम देख लेते हैं इसके कारण क्या थे। तो इसके कारण थे, एक तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, और फिर दूसरा विश्व युद्ध भी हावी हो चुका था, और जापानी आक्रमण का डर था। तो इसको मैं थोड़ा सा देखो इसमें लिंक बैठाने की कोशिश करती हूँ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो हुआ था 1939 से शुरू हो गया था। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये घटना है 1942 की, यानी कि वो 1939 में शुरू हो चुका है और ये 1942 की बात है। तो लोगों को और गांधी जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं और ब्रिटिश कॉलोनी है फिलहाल, मतलब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है भारत, तो ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से जापान इधर भी अटैक कर दे, क्योंकि जापान पहले ही पर्ल हार्बर पर हमला करके वहाँ नष्ट कर चुका था उनके बहुत सारे सामानों को। तो इसलिए इस डर से भी लोग चाहते थे कि वो कहना चाहते हैं कि जाओ अंग्रेज़ों तुम जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे जाएं, हम पे भी आक्रमण कर दे, कोई भी जापानी सरकार या कोई भी हम पे आक्रमण कर दे। तो इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से चले जाएं। तो इसीलिए इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कहाँ पारित किया गया? बम्बई, पूना, अहमदाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप गेस कीजिए इसका सही आंसर, बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बम्बई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, वहाँ के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को गुप्त आंदोलन के रूप में निम्नलिखित में से किसने चलाया? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? गेस कीजिए इसका सही जवाब, और गेस करने के क्रम में आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते रहिए। तो देखिए, जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है तो आपको क्या लगता है महात्मा गांधी नहीं हुए होंगे गिरफ्तार? वो भी हुए होंगे, तो महात्मा गांधी तो ऐसे ही इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। रही बात सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस तो देश ही छोड़ चुके थे, वो तो आईएनए की स्थापना कर रहे थे विदेश में जा कर के, तो सुभाष चंद्र बोस भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा है क्या? जयप्रकाश नारायण और सरदार पटेल। अब बताइए कि उस समय तक आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम लगता है कि जिसको ब्रिटिश ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर के अंतर्गत रखा होगा कि इसको उठा लेते हैं, इसको जेल में बंद कर लेते हैं? तो आप सही जा रहे हैं, तो सरदार पटेल को भी उठा ही लिया गया होगा, उनको भी जेल में डाल दिया गया होगा। तो इस तरीके इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। तो ठीक है, आप इस तरीके से ही
क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो अपना कॉमन लॉजिक यूज़ करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, बाद में आपके पास एक सही आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन कहाँ किया गया था? बंगाल, पंजाब, बिहार, दिल्ली। हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। तो सशस्त्र विद्युत वाहिनी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गठित हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो गांधी जी के आंदोलन होते थे, ये पैन इंडिया होते थे, यानी कि अपने अपने तरीके से ना हर हिस्से में, भारत के हर हिस्से में आंदोलन अपने अपने तरीके से शुरू हो जाते थे। तो इसका स्थान था पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, उसके मिदनापुर जिले के तामलुक क्षेत्र में ये जो सशस्त्र विद्युत वाहिनी थी, ये काफ़ी एक्टिव थी। इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1942 को ताम्रलिप्त जातीय सरकार के सैन्य अंग के रूप में। और इसके प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे सुशील कुमार धारा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना, जासूसों को पकड़ना और स्वतंत्र ताम्रलिप्त सरकार की सुरक्षा करना, ये सब इसका उद्देश्य था। और देखो, इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसमें पुरुषों के लिए विद्युत वाहिनी और महिलाओं के लिए भगिनी सेना शामिल थी। तो ठीक है, देखो नाम तो है इसका क्या, सशस्त्र विद्युत वाहिनी, लेकिन मान लीजिए बहुत टफ क्वेश्चन बनने लगे तो आ जाएगा कि पुरुषों के लिए क्या था। पुरुषों के लिए जो एक ग्रुप था वो था क्या, विद्युत वाहिनी, और महिलाओं के लिए एक जो ग्रुप था वो था भगिनी सेना। ठीक है, तो एक समानांतर सरकार के रूप में भी काफ़ी इसने काम किया और इसमें कम से भी कम 5,000 सदस्य शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी के सुझाव पर अगस्त 1944 में इस वाहिनी और ताम्रलिप्त जातीय सरकार को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो ये मैंने आपको बताया विद्युत वाहिनी, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का शुरू से लेके उसके अंत तक की पूरी स्टोरी। समझ नहीं आए तो आप इसको थोड़ा पॉज करके या बैक जाके देख सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू होने के पीछे क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध जनित परिस्थितियां, अगस्त प्रस्ताव की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता, या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे ये सभी कारण थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्या, कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसमें भारत नहीं चाहता था कि अननेसेसरी चीज़ों में भारत फंस जाए और उसमें भारत का लॉस हो। क्योंकि पहला विश्व युद्ध भी जब हुआ था तो उसके ही रिज़ल्ट ऐसे देखे थे कि आर्थिक मंदी आ गई थी और ये सब हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। तो उसकी वजह से भी लोग इससे जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर है अगस्त प्रस्ताव की असफलता। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था और क्रिप्स मिशन क्या था, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जनित परिस्थितियाँ, अगस्त प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स मिशन की असफलता, ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे मुख्य कारणों में थे। बाद में नहीं, चलिए अभी बता देती हूँ मैं पहले अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो जो ये अगस्त प्रस्ताव आया है, ये आया है 8 अगस्त 1940 को। उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड लिनिथ को, तो उनके द्वारा जारी किया गया ये एक संवैधानिक प्रस्ताव था। और इस प्रस्ताव में कुछ मुख्य बातें थी, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस। तो भारत का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप अपना संविधान बना लेना। और जो वायसराय परिषद था उसका भी विस्तार करने की बात कही गई कि ऐसा करना कि हम कुछ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे कुछ सीट्स भारतीयों के लिए। अल्पसंख्यकों को भी वीटो का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। वो कहा गया कि किसी भी भावी संविधान को अल्पसंख्यकों, ज़्यादातर देखोगे तो मुस्लिम लीग की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। अब ये तो उन्होंने प्रस्ताव दे दिया अपनी तरफ से, लिनिथो ने। अब इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, यानी कि इसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं कांग्रेस या और भी जो राजनीतिक दल हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। कि कांग्रेस ने तो उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया
और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा इसको कि दरवाजे पर जड़ी कील जैसा मृत है ये, क्योंकि वे तो पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे और फिर भी डोमिनियन स्टेटस की बात किए जा रहे हैं। ठीक है। और मुस्लिम लीग क्या कहती है? मुस्लिम लीग ने कहा कि अल्पसंख्यकों को मिले वीटो पावर का स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान की मांग उनको उसमें क्लियरली नहीं दिखाई दी, तो इसके लिए मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया। और परिणाम क्या हुआ कि परिणाम वही हुआ कि इसकी विफलता के बाद गांधी जी ने विरोध जताने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था 1940 में, और उसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के कुछ टाइम बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया है अगस्त प्रस्ताव। आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करते रहेंगे। अब देखते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो देखिए, अगस्त ऑफर आया है 8 अगस्त 1940 को, ठीक, और क्रिप्स मिशन आ रहा है मार्च 1942 को। अब तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक असफल प्रयास था। अब देखना, इसी में भी कुछ कुछ ऐसी ही बातें करेंगे ये जो भारतीय जिसको मानने को तैयार ही नहीं होंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? वही था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे। अब उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है और उनको सैनिक भी चाहिए, भारत का सपोर्ट भी चाहिए, तो इसके लिए वो नई नई चीज़ें लाके ना लुभावन दे रहे थे, मतलब लोभ दे रहे थे कि तुम इससे मान जाओ और हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ। तो देखते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। इसका नेतृत्व कर रहा था सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, और इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और संविधान सभा का गठन भी कर देंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने और अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। यानी कि ये मान के चलो कि इन्होंने ना इनडायरेक्टली पाकिस्तान बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। पहले में जिन्ना ने मना कर दिया अगस्त ऑफर को, ये कह के कि इसमें तो पाकिस्तान की बात में क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मतलब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन्होंने ऐसा एक स्कोप छोड़ दिया कि किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से अलग होने पर और अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति है। अब इस पे क्या रिएक्शन होगा देखिए ज़रा। तो गांधी जी की प्रतिक्रिया ये हुई कि गांधी जी ने तो इसको बोल दिया कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर तिथि चेक बताया। कांग्रेस ने इसको पूरी तरह खारिज कर दिया, वो तो करना ही था, उसी वजह से तो पहला अगस्त ऑफर कैंसिल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, फिर से डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने इसको एक सिरे से निकाल दिया। अब मुस्लिम लीग क्या कर रही थी इस पर? लीग ने भी इसको ठुकरा दिया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट जो मांग है उसको स्पष्ट से स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीयों को ये तो विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज अपने मन से तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यानी कि अपने मन से तो अंग्रेज सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी निराशा और क्रोध के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाए कि ये मेनली 3 कारण हैं भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने बम्बई से कई महीनों तक रेडियो पर प्रसारण किया? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एस. खादर, या ये सभी? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑपरेशन 0 आवर शुरू हुआ, 0 आवर के शुरू होने के बाद जो प्रमुख नेता थे उन सबको तो जेल में डाल दिया गया और इसको कांग्रेस को बैन कर दिया गया। तो अब आगे का आंदोलन चलाएगा कौन? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उस समय। तो कुछ लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं तीनों नाम, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और बी.एस. खादर, ये समाजवादी कुछ नेता थे। इन्होंने कहा कि हम ना अंडरग्राउंड रह करके इसका संचालन करते हैं। कैसे? यानी कि हम छुपके इसका संचालन करते हैं। छुपके संचालन करेंगे तो कोई भी पकड़ ही नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा तो अरेस्ट कैसे करेगा? तो इसके लिए उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए रेडियो पर प्रसारण करके वो लोगों को काफ़ी जोश से भरते रहे और उनको जागरूक करते रहे। तो इनमें कौन कौन थे? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एस. खादर। तो इस प्रकार के से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत छोड़ो आंदोलन को किसने जन आंदोलन की संज्ञा दी? डॉक्टर अम्बा प्रसाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अम्बा प्रसाद। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उभरे द्वितीयक पंक्ति के नेताओं में शामिल था? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सभी। तो ये तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो देख लेते हैं हम इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया, ये इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रह के कार्य किया, भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो मैंने आपको बताया भी अभी कि 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी और नेहरू जैसे सब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, तो तब इन तीनों ने गिरफ्तारी से बचकर गुप्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तीनों कांग्रेस के भीतर समाजवादी गुट के प्रमुख नेता थे। मैंने बताया ना आपको कि समाजवादी नेता थे। तो कांग्रेस के अंदर ही एक अलग गुट था, तो उसके ये नेता थे। इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को उखाड़ने के लिए केवल अहिंसक धरने काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए उनके तंत्र जैसे कि टेलीफोन, रेलवे, खजाना, इन सबको ठप करना ज़रूरी है। जयप्रकाश नारायण और लोहिया ने तो नेपाल के जंगलों में आज़ाद दस्ता का गठन किया था, जिसका काम क्या था? जिसका काम था छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग देते थे लोगों को छापामार युद्ध की। इनके साथ कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे और राम मनोहर लोहिया थे। इन दोनों ने मिलकर के नेपाल के जंगलों में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और अभी जैसे कि पीछे हमने देखा था रेडियो का प्रसारण करते थे, तो लोहिया और अरुणा आसफ अली ने उषा मेहता के साथ मिलकर सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया, जिससे वे जनता तक आंदोलन की खबरें और निर्देश पहुंचाते थे। अरुणा आसफ अली आपने देखा ही कि ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने तिरंगा फहरा के शुरुआत किया था इस आंदोलन की, जबकि जेपी और यानी कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से बाहर रहकर पूरे देश में विद्रोह की आग सुलगाते रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन के में जो उभरे हुए द्वितीय पंक्ति के नेता हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए, जैसे ही कोई भी आंदोलन होगा ना, तो उसमें टाइम के आप वायसराय भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए। तो जैसे अब हम यहाँ देखेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो 1912 के दौरान ही थे। तो अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। देखते हैं इन 3 में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनिथगो। तो लॉर्ड लिनिथगो भारत में रहे थे 1936 से 1943 तक। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की ओर से 12 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित किया गया। इसमें क्या शामिल था? तो देखिए, जैसे हम अभी असहयोग आंदोलन की कुछ गतिविधियों को देखते हुए आए हैं, फिर हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियों को देखा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की क्या गतिविधियां थी, कौन से कार्यक्रम थे, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी आप कॉमन सेंस से गेस कीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान ना देना। तो इसको कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसके कार्यक्रमों पर। तो इसके 12 सूत्री कार्यक्रम में था एक तो हड़ताल। तो इसका क्या था कि पूरे देश में व्यापक हड़तालें करेंगे, सरकारी काम का बहिष्कार करेंगे। जैसे अगर कोई वकील है तो वो अदालत नहीं जाएगा, टीचर है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, स्टूडेंट है तो वो स्कूल नहीं जाएगा। इस तरीके से सरकारी काम का बहिष्कार किया। अब छात्र स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? छात्र स्कूल नहीं जाएंगे तो आके आंदोलन में भाग लेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, ठीक है।
और नमक कानून तोड़ना तो आप देखेंगे वो तो था ही, शुरू से ही था, वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी था। करों का भुगतान नहीं करेंगे, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। हाँ, बस इसमें एक नई बात ये थी कि संचार तंत्र को ठप करना। संचार तंत्र मान लीजिए कनेक्टिविटी, जैसे कि रेलवे लाइन उखाड़ देना, टेलीग्राफ लाइन उखाड़ देना। यानी कि मान के चलो इधर कोई दंगा हुआ है एक स्थान पे, वहाँ से अगर उसका डाक खाना टाइप ही नष्ट कर दिया तो वहाँ से आगे लेटर नहीं जा पाएगा, आगे लेटर नहीं जा पाएगा तो वो इतनी जल्दी फोर्स नहीं भेज पाएंगे वहाँ से, उसका दमन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से टेलीफोन की तार काट देना, रेलवे पटरियों को उखाड़ देना ताकि सेना आ जा नहीं पाए। सेना कैसे आती थी पहले? ट्रेन से ही आती थी ज़्यादातर, तो इसलिए इन्होंने इसको भी इसमें शामिल किया। समानांतर सरकारें, तहसील और जिला स्तर पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाना भी इसका एक कार्यक्रम था। सैनिकों से अपील की कि भाई आप अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। प्रतीकों का विरोध किया, जैसे ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे थाने, डाकघर, इन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने के लिए मतलब ये सिग्निफाई करने के लिए कि विदेशी वस्त्रों को या विदेशी चीज़ों को त्याग दो और स्वदेशी यानी कि देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो, ताकि उनकी जो आर्थिक रीढ़ है उसको तोड़ा जा सके। ठीक है। उसके अलावा शांतिपूर्ण लेकिन आक्रामक, हालांकि गांधी जी ने तो अहिंसा की बात की थी, लेकिन आपको पता है कि गांधी जी जेल में चले गए और भी बड़े बड़े नेता थे, सब जेल में चले गए, तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि जनता नेतृत्वहीन हो गई। तो इस कार्यक्रम में ब्रिटिश तंत्र को भौतिक नुकसान पहुंचाने पर जोर दिया गया था, जो कि वो नेतृत्वहीन होने के कारण खुद से ही जो मन में आ रहा था लोगों को वो कर रहे थे। जनता का भी शासन था, गाँव में पंचायतों को मजबूत करना और ब्रिटिश कानूनों की अनदेखी करना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया 12 सूत्री कार्यक्रम। वैसे एग्जाम में आएगा तो आप कॉमन सेंस से भी इसको इलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। हरिजन में किसने लिखा था कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत की वास्तविक सुरक्षा समय रहते अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। किसी को अगर ये पता है कि हरिजन किसका समाचार पत्र है तो वो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेगा। वैसे मैंने आपको एक वीडियो दी है महात्मा गांधी जी के बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की, आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो अगर किसी ने देखी है वो वीडियो पहले, महात्मा गांधी जी के जो समाचार पत्र और पुस्तकें हैं, तो उसमें एक समाचार पत्र है नवजीवन। तो नवजीवन का ही नाम बदल करके बाद में गांधी जी ने नाम कर दिया था हरिजन। तो जब उसके संपादक थे महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने उसी में लिखा था कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, भारत की वास्तविक सुरक्षा समय रहते अंग्रेज़ों के भारत छोड़ देने में ही है। ये लिखा था उन्होंने अपने समाचार पत्र हरिजन में। और आप इसको भी याद रख सकते हैं कि नवजीवन को ही बदल करके हरिजन नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहरली, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? अगर आप इसको बहुत फोकस से देख रहे हैं तो इसको आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूसुफ मेहरली। मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि जिस दौरान गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, तो उस टाइम उनको बहुत से नाम सुझाए गए। तो उनमें से जो मेयर थे वहाँ के, बम्बई के ही मेयर थे जिनका नाम था यूसुफ मेहरली, यूसुफ मेहरली का लिखा हुआ नारा भारत छोड़ो उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद उन्होंने इसी को कंटिन्यू करते हुए एक्सेप्ट किया और इसको आंदोलन को ही नाम दे दिया भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण बिहार के किस नेता को बिहारी केसरी नाम से जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो पंजाब केसरी तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है।
तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार केसरी की उपाधि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह को दी गई। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिहार का शेर। बिहार केसरी बिहार का शेर, पंजाब केसरी पंजाब का शेर। वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। तो उन्होंने ना जमींदार प्रथा को समाप्त किया था और उन्होंने जो भी गांधी जी के काम थे उनमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को उसके लिए प्रेरित किए। तो इसके लिए इनको उपाधि दी गई थी बिहारी केसरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था? मातंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए इसका जवाब। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मातंगिनी हजारा। तो बूढ़ी गांधी के नाम से मातंगिनी हजारा को जाना जाता है। वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की एक बहादुर क्रांतिकारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो 29 सितंबर 1942 को 73 वर्ष की आयु में उन्हें तामलुक में एक विरोध मार्च का नेतृत्व उन्होंने किया था। ब्रिटिश पुलिस की गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने हाथ से तिरंगा नहीं गिरने दिया था और वंदे मातरम चिल्लाते हुए शहीद हो गई। देखिए इनकी एज है 73 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 73 वर्ष की एक महिला है जिनका नाम है मातंगिनी हजारा। वो नेतृत्व कर रही हैं, इसीलिए इनको बूढ़ी गांधी कहा गया है। अच्छा, अब इनको बूढ़ी गांधी क्यों कहा जाता है? उनकी उम्र देख रहे हैं आप 73 साल है और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनका अटूट समर्पण था। इसी की वजह से आसपास के लोगों ने या जो स्थानीय लोग थे उनको प्यार से बूढ़ी गांधी बुलाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? मातंगिनी हजारा को। तो इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं हाजिर होंगी आपके सामने पार्ट 2 में। तब तक के आप ये सब पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।